जय हिंद दोस्तों। आप सभी का टॉप 400 करंट अफेयर्स एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली एक सीरीज लेकर आए हैं हम लोग, जिसमें क्या है कि ऑल पीटी 365 जो मैगजीन्स हैं, सारी मैगजीन्स का जो बेसिकली अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 के बीच में एक साल का जो टोटल करंट अफेयर्स है, उनका हमने टॉप 400 एमसीक्यू तैयार किया, जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो आप देख रहे हो कि जो टॉप 400 क्वेश्चन है, इनको सिंगल पीडीएफ में हमने रखा हुआ है। लेकिन इसको यदि आप, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो वीडियो वाइज हम लोग इसको आज का ये पार्ट 1 है, कवर करेंगे। यदि इसका पीडीएफ आपको लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में यहाँ पे स्कैनर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस सिंगल पीडीएफ में आपको टोटल 400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो सारे जो एक साल के करंट अफेयर्स हैं, सबको पूरा सारे मैगजीन्स जो सब्जेक्ट वाइज हैं, सबको कवर करके इसको बनाया गया है। चलिए क्वेश्चंस को जैसे कि यहाँ से फर्स्ट हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से शुरू कर रहे हैं आपसे। ठीक है, यदि मान लो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पीटी 365, तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके अपने एक्यूरेसी को सही कर सकते हैं। यदि नहीं पढ़ा है तो साथ में इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, और नीचे जो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको आप याद करके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आपका शुरू होता है कि बेसिकली ये जो यूपीएससी के जो न्यू पैटर्न्स पे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन्हीं तैयार किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे गोलन हाइट से रिलेटेड है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोलन हाइट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, तो इजराइल कैप्चर्ड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया इन 1967, 6 Day वॉर एंड annexed in 1981, नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। तो इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में सीरिया से गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। 1981 में इसके अपने कब्जे में लिया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसे प्राप्त नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, गोलन हाइट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न सीरिया एंड रॉकी प्लेटू बॉर्डरिंग इजराइल, लेबनान एंड जॉर्डन। गोलन हाइट्स दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित है, और ये इजराइल, लेबनान और जॉर्डन की सीमा पे एक चट्टानी पठार है। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पे, इट इज बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलिली वेस्ट में, माउंट हरमन नॉर्थ साइड, सीजनल वादी अल रक्काब के ईस्ट में, एंड यारमुक रिवर साउथ। यह जॉर्डन नदी और गलीली सागर पश्चिम, माउंट हार्मन उत्तर, मौसमी वादी अल रुक्काद पूर्व और यारमुक नदी दक्षिण से घिरा हुआ है। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। बताना है यहाँ पे कि गोलान हाइट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा। यदि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आंसर बता सकते हैं, अटेम्प्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो आपको तीनों स्टेटमेंट्स आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपका ऑप्शंस में क्या पूछा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल देख लो यहाँ पे कि गोलन हाइट्स की बात करें यहाँ पे, तो इजराइल कैप्चर्ड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया 1967, 6 Day वॉर, एनेक्स्ड इन 1981। ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिया था यहाँ से। सेकंड स्टेटमेंट का था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट की लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न सीरिया, गोलन हाइट्स इज ए रॉकी प्लेट्यू बॉर्डरिंग इजराइल, लेबनान एंड जॉर्डन से घिरा हुआ है। ये सेकेंड स्टेटमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट यहां से था कि इट इज बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलिली वेस्ट। ठीक है, तो जैसा देख लो, एक गोलन हाइट्स है पूरा। गोलन हाइट्स क्या कह रहा है कि जो वेस्ट में है किससे, जॉर्डन रिवर एंड सी ऑफ गैलिली। तो यहाँ पे जॉर्डन का हो गया, सी ऑफ गैलिली हो गया। ठीक है, एक वेस्ट की हो गया। फिर कह रहा है कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में माउंट हार्मन। नॉर्थ में क्या है, माउंट हार्मन की बात करें यहाँ पे, तो आप नॉर्थ में देख सकते हो माउंट हार्मन। ठीक है, ईस्ट में क्या है कि सीजनल वादी अल रक्काद, ईस्ट में, पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और साउथ की बात करें यहाँ पर, साउथ में क्या है, ये आपका यारमुक रिवर से घिरा हुआ है। हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके पीडीएफ से आप कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका फिलाडेल्फी कॉरिडोर से रिलेटेड है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर से रिलेटेड है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड अंडर 1969 इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी। फिलाडेल्फी कॉरिडोर मूल रूप से 1969 के इजराइल मिस्र शांति संधि के तहत स्थापित किया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे कि इट इज सर्व एज ए क्रिटिकल बॉर्डर एरिया बिटवीन द नॉर्थ गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट सिनाई पेनिसुला। ये उत्तरी गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो बताना है कि यहाँ पे कि दोनों जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा, करेक्ट कौन सा नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है यहाँ पे कि रॉन्ग इसलिए है कि जो आप 1969 का जो देख रहे हो इजराइल और इंडिया सॉरी इजराइल और इजिप्ट पीस ट्रीटी, ये 1969 में ना होकर के 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों है, क्योंकि आप जो देख रहे हो कि जो क्रिटिकल बॉर्डर एरिया बिटवीन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट सिनाई पेनिसुला के बीच में, तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न की जगह पर क्या है, साउदर्न गाजा स्ट्रिप के साथ, साउदर्न साउदर्न गाजा स्ट्रिप के साथ, तो इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग होता है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कॉरिडोर वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड अंडर 1979 इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के तहत हुआ था। ठीक है, 1979 इजराइल मिस्र से संधि, और इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अलोंग विद द गाजा स्ट्रिप बॉर्डर सिमिलर टू मतलब नियर बाय 14 किलोमीटर लॉन्ग एंड 100 मीटर्स वाइड। ठीक है, इट सब एज अ कंट्री बॉर्डर बिटवीन द साउदर्न गाजा स्ट्रिप, ये देख लो यहाँ पे साउदर्न गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका, ये रिलेटेड है आपका निकारागुआ से, निकारागुआ से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया एंड निकारागुआ साइंड इन एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट टू इम्प्लीमेंट क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट क्यूआईपी। तो भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल अमेरिका एंड लार्जेस्ट ऑफ द सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक, से मध्य अमेरिका में स्थित है और मध्य अमेरिकी गणराज्यों में सबसे बड़ा है। थर्ड स्टेटमेंट है कि निकारागुआ इज बाउंडेड बाय होंडुरास टू द नॉर्थ and Caribbean Sea to the east, Costa Rica to the south, ठीक है, एंड पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट। तो निकारागुआ जो उत्तर में होंडुरास, पूर्व में कैरिबियन सी, दक्षिण में कोस्टारिका और पश्चिम प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, बताइए आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। आंसर हो गया यहाँ पे डी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजना को लागू करने के लिए व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मध्य अमेरिका में स्थित और मध्य अमेरिकी गणराज्यों में सबसे बड़ा है, और इससे जो सीमाएं हैं, नॉर्थ में निकारागुआ जो होंडुरास हो गया, पूर्व में कैरिबियन सागर हो गया, दक्षिण में कोस्टा रिका और पश्चिम प्रशांत महासागर से घिरा हुआ था। यहाँ पे मैप भी आप देख सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ये है ग्रीनलैंड से रिलेटेड है, ग्रीनलैंड से रिलेटेड है। बताना है कि जो तीन स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट कौन सा है ग्रीनलैंड से रिलेटेड। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड लाइंग इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सेकेंड है 2/3 ऑफ द आइलैंड इज लाइज विद इन द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन के साथ इसका 2/3 हिस्सा स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट के साउथ ईस्टर्न जो ग्रीनलैंड नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, दक्षिण पूर्व ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए यहाँ पे जो कितने स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बेसिकली। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो 2/3 इसका आइलैंड का जो एरिया है बेसिकली हिस्सा है,
वो अटलांटिक ओशियन में ना होकर के कहां पर है, ये आर्कटिक सर्कल में है, आर्कटिक सर्कल में है, सर्कल में। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो आप साउथ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क जो देख रहे हो, ये साउथ ईस्ट ना होकर के क्या है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है वो क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा, डी। ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो कि बेसिकली न्यूज में क्या था कि यूएस प्रेसिडेंट हैड एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन बाइंग ग्रीनलैंड फ्रॉम द डेनमार्क से, खरीदना चाहते थे। ये क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है जो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क का पार्ट है। 2/3 जो आइलैंड है वो आर्कटिक सर्कल में स्थित है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम कनाडा मेयर आइलैंड टू द north by only 16 mile. The nearest European country is the island है, Iceland है। वो क्या it has second largest ice sheet after the Antarctica। और जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है वो क्या है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। और जो ग्रीनलैंडर्स एक्सपीरियंस 24 आवर्स ऑफ सनलाइट इन द समर। ठीक है। हिंदी में भी इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, रिलेटेड है आपका क्या, टाइटन द्वीप से रिलेटेड है, आइलैंड से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट इज लोकेटेड इन द पैरासेल्स साउथ चाइना सी, इज आल्सो नोन शिक्षा आइलैंड इन चाइना। पैरासेल्स में स्थित है जिसे चीन में सीसा नाम के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय चाइना बट इट इज आल्सो क्लेम्ड बाय वियतनाम एंड ताइवान के द्वारा इसको क्लेम किया जाता है, दावा किया जाता है इस पे। China took control of the parcels from the South Vietnam following 1974 naval clash। तो चीन ने 1974 के नौसैनिक संघर्ष के बाद दक्षिण वियतनाम से पैरासेल्स पर नियंत्रण किया था। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो टाइटन द्वीप है इससे रिलेटेड जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताने करेक्ट कौन सा है। बताइए आंसर क्या होगा। आंसर है आपका कि ऑल 3 आर क्या, करेक्ट, तीनों सही हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। टाइटन द्वीप के बारे में देखें तो रिसेंट सैटेलाइट इमेजरी रिवील्स सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप बाय चाइना ऑन टाइटन आइलैंड पे अपना सैन्य निर्माण कर रहा है चाइना। टाइटन के आइलैंड के बारे में बात करें तो लोकेटेड इन द पार्ट साउथ चाइना सी में है और जिसे सीसा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसका पे जो कंट्रोल है चाइना का है और जो क्लेम होता है वियतनाम एंड ताइवान के द्वारा। और चाइना टू कंट्रोल पार्सल्स फ्रॉम साउथ वियतनाम फॉलोइंग 1974 नेवल क्रैश में लिया था। आप यहाँ पे ये देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब एक किससे, किर्च आइलैंड सॉरी स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताना है कि जो दो स्टेटमेंट से दिया हुआ इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है। कर्च आइलैंड जो स्टेट से जल डमरू मध्य के से, तो इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द क्रीमियन पेनिनसुला कनेक्टिंग ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव। तो क्रीमिया जो प्रायद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित जो काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है। Second statement, it is a key route for the export of Russian grains for an export of crude oil, fuel oil and LNG। यह रूसी अनाज के निर्यात और कच्चे तेल, ईंधन तेल, एलएनजी के निर्यात के लिए मुख्य मार्ग है। किर्च जल डमरू मध्य की बात करें या स्टेट की बात करें, बताइए दोनों में से कितने स्टेट, कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो है क्रीमियन जो पेनिसुला है इसके वेस्टर्न पार्ट में स्थित नहीं है। फिर कहां पर है, तो ईस्टर्न पार्ट में है, उसके ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में स्थित। ठीक है।
इस फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड करेक्ट, दूसरा सही। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि केट्स आइलैंड से रिलेटेड, it is a narrow waterway between two pieces of land that connect two large bodies of water. Kerch Island, it is located in eastern part of the Crimean Peninsula के स्थित है, और ये क्या करता है कि ब्लैक सी और सी ऑफ एजोब को जोड़ता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये पूरा क्या है, ब्लैक सी वाला हो गया, और ये सी ऑफ एजोब है, यहाँ से इसको जोड़ता है। सेवेंथ क्वेश्चन आपका पनामा कैनाल से रिलेटेड है। ठीक है, पनामा कैनाल से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से करेक्ट कितना कौन कौन से है। इट इज ए 93 किलोमीटर आर्टिफिशियल वाटरवे। ठीक है, दैट कनेक्ट्स पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन थ्रू अ पनामा के थ्रू जोड़ता है। 93 किलोमीटर लंबा कृत्रिम जलमार्ग है जो पनामा के माध्यम से प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इट इज द कैनाल ट्रांसपोर्ट शिप थ्रू अ गैटन लेक, ये नहर गैटन झील के माध्यम से जहाजों को ले जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ के, इट इज वन ऑफ द टू मोस्ट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवे इन द वर्ल्ड एंड अदर बिंग द स्वेज कैनाल। ये दुनिया में दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जल मार्गों में से एक है, दूसरा स्वेज नहर है। बताइए, पनामा कैनाल से रिलेटेड ये जो तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं? तो आपका थर्ड करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो आप देख रहे हो 93 किलोमीटर, ये 93 किलोमीटर ना होकर ये कितना है, 82 किलोमीटर, 82 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो आपको फर्स्ट गलत होता है, सेकेंड और थर्ड सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पनामा कैनाल के बारे में 82 किलोमीटर आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट्स पैसिफिक एंड क्या Atlantic Ocean through Panama. The canal transports ships through Gatun Lake, और it is the one of the two most strategic artificial waterway, जो क्या है, स्वेज कैनाल के बाद। ठीक है, दूसरा आपका स्वेज कैनाल है बस। इट इज द शॉर्टेस्ट जर्नी ऑफ शिप बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस बाय 8,000 माइल्स अराउंड 22। एट्थ क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड, बीआरआई से रिलेटेड। इसमें बताना है कि करेक्ट करेक्ट कौन सा नहीं है, सही कौन सा नहीं है। इट इज लॉन्च्ड इन 2015 एज वन बेल्ट वन रोड। इसे 2015 में वन बेल्ट वन रोड के रूप में लॉन्च किया गया था। बीआरआई एम्स टू कनेक्ट एशिया विथ अफ्रीका एंड यूरोप थ्रू लैंड एंड मैराइन नेटवर्क। बीआरआई का मुख्य उद्देश्य था कि भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका और यूरोप से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। थर्ड स्टेटमेंट के, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इज अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैसेज लिंकिंग चाइना टू यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल मार्ग है जो चीन को यूरोप और मध्य पूर्व से जोड़ता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है, करेक्ट नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए, मतलब एक फर्स्ट आपका करेक्ट नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सेकेंड और थर्ड आपका क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है, गलत क्यों है? तो ये जो लॉन्च हुआ था 2015 में, लॉन्च ना होकर के 2013 में लॉन्च हुआ था, 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप कि लॉन्च इन 2013 एज वन बेल्ट वन रोड, और इसका एम तो था कि कनेक्ट एशिया विथ अफ्रीका और यूरोप थ्रू अ लैंड एंड मैराइन नेटवर्क। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। नाइन्थ क्वेश्चन आपका है, क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव। ठीक है, क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव से रिलेटेड है, आपका बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, इट इज एम्बिशियस रीजनल ट्रांसपोर्ट प्रपोजल
aimed at connecting Armenia with its neighboring countries like Turkey, Azerbaijan, Iran and Georgia. एक महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय परिवहन प्रस्ताव जिसका उद्देश्य आर्मेनिया को उसके पड़ोसी देशों तुर्की, अजरबैजान, ईरान और जॉर्जिया से जोड़ना है। सेकेंड है इसका एम टू कनेक्ट द कैस्पियन सी टू द क्या Mediterranean Sea and the Persian of Gulf to the Black Sea through easier and more sufficient transportation link. इसका उद्देश्य कैस्पियन सागर को भूमध्य सागर से और फारस की खाड़ी को काला सागर से आसान और कुशल परिवहन लिंक के माध्यम से जोड़ना है। तो यहाँ पे बताना है कि इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हुए कितने सही हैं, बताइए कौन कौन से सही हैं। तो आपके जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपके करेक्ट है, यहाँ पे सही है। ठीक है, डिटेल यहाँ पे आप दिया हुआ देख सकते हो या पीडीएफ को डाउनलोड करके। इसमें इस पीडीएफ में 400 टोटल 400 क्वेश्चन है, आप उसको ले सकते हो। 10th क्वेश्चन है आपका फेवा डायलॉग से रिलेटेड है। फेवा डायलॉग से रिलेटेड है, इसमें बताना है कि करेक्ट कौन कौन से नहीं है स्टेटमेंट। तो रिसेंटली नेपाल और चाइना लॉन्च द फेवा डायलॉग सीरीज को शुरू किया है। और एक क्या है कि नेपाल का फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम है जो डेडिकेटेड टू द साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो नॉट करेक्ट है, मतलब दोनों यहाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाइदर ए एंड नॉर टू। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कि नेपाल एंड चाइना लॉन्च्ड अ फेवा डायलॉग सीरीज। फेवा डायलॉग क्या है, इट इज ड्राफ्ट नेम फ्रॉम द फेमस फेवा लेक सिचुएटेड इन द पोखरा वैली ऑफ नेपाल। और ये क्या है कि नेपाल का फर्स्ट ऑफिशियल थिंक टैंक फोरम है जो डेडिकेटेड साउथ एशिया रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये आपका आसियान फ्यूचर फोरम से रिलेटेड है। बताना है कि 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन से करेक्ट हैं, कितने करेक्ट हैं। तो आसियान फ्यूचर फोरम वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया एट द 43rd आसियान समिट इन 2023। सेकंड है कि इट इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर आसियान मेंबर्स स्टेट्स एज वेल एज पार्टनर कंट्री टू शेयर न्यू आइडिया एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस। अपने विचारों और नीतियों को साझा करने का एक मंच है। इंडिया इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान फ्यूचर फोरम। यहाँ बताना है आपको कि जो 3 स्टेटमेंट्स में से कितने आपके सही हैं, बताइए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो आसियान फ्यूचर फोरम को जो प्रपोज किया गया था वो इंडिया के द्वारा प्रपोज नहीं किया गया था। ठीक है, तो जब इंडिया ने प्रपोज नहीं किया है तो किसने किया है, तो ये प्रपोज किया गया था वियतनाम के द्वारा। वियतनाम, ये वियतनाम के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड। तो करेक्ट पूछा है कि 3 में से 2 आपको करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, सिर्फ आपका एक ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। आसियान इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आसियान रीजनल फोरम है यहाँ पर, और आसियान फ्यूचर फोरम है। तो आसियान रीजनल फोरम की स्थापना 1994 में हुआ था। इंडिया ने ज्वाइन किया था 1996 में। इसमें 27 मेंबर्स हैं, इसमें 10 आसियान मेंबर्स हैं। और ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू एमंग आसियान मेंबर्स। आसियान फ्यूचर फोरम की बात करें तो ये प्रपोज किया गया था वियतनाम के द्वारा थर्ड आसियान समिट 2023 में। और इसका एक क्या कॉमन प्लेटफॉर्म है आसियान मेंबर्स का एज वेल पार्टनर कंट्री जो अपने आइडिया और जो पॉलिसी को रिकमेंड करते हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आपका, 12th क्वेश्चन है यहाँ पे, ये रिलेटेड है आपका स्क्वाड से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि स्क्वाड इज ए न्यू 4-वे सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। स्क्वाड जो है बेसिकली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का शामिल करते हुए एक नई चार तरफा सुरक्षा व्यवस्था है।
सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट एम्स टू डीपेन इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना मिलिटराइजेशन इन द नॉर्थ चाइना सी। इसका उद्देश्य उत्तरी चीन सागर में चीन के सैनिकरण का मुकाबला करने के लिए इंडो पैसिफिक समीकरण में पैसिफिक में एकीकरण को गहरा करना है। तो स्क्वाड के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई भी सही नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। आपके बेसिकली आपका आंसर यहाँ पे डी होगा। दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर करना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे डी होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है कि रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि स्क्वाड जो है बेसिकली ये तो 4 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है, लेकिन इंडिया नहीं है। तो इंडिया की जगह पे कौन सा देश है, तो इंडिया की जगह पे यहाँ पे फिलीपींस है। फिलीपींस, फिलीपींस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका भी यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इट एम्स टू डीपेन इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक टू द काउंटर चाइना मिलिटराइजेशन इन द नॉर्थ चाइना सी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नॉर्थ चाइना सी ना होकर के क्या होगा, साउथ चाइना सी होगा। साउथ चाइना सी। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि स्क्वाड जो बेसिकली है क्या है कि लॉन्च किया गया था 2024 में। ठीक है, लॉन्च किया गया था 2024 में। और मेंबर्स यहाँ पर है यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और जापान। तो इसके ये मेंबर्स हैं। इसका जो एम बेसिकली है क्या है कि डीप इंटीग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक टू द साउथ चाइना, बेसिकली इनकाउंटर चाइना मिलिटराइजेशन इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, बताने हैं कि इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं। तो ऑकस एम्स टू द, बेसिकली ऑकस से रिलेटेड है। ऑकस एम्स टू टू काउंटर चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो जो ऑकस है उसका जो उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि इट इज अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस लाइक अ नाटो, नाटो की तरह एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है। थर्ड है यहाँ पे ऑकस प्राइमरी सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर द एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। तो 3 आपके यहाँ पे कथन दिए हुए, स्टेटमेंट्स दिए हुए, बताना इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, बताइए। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है कि नाटो की तरह क्या है, मिलिट्री अलायंस नहीं है। नॉट अ, नॉट नॉट अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो, नाटो। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका करेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड आंसर रहा हो जाएगा। ऑकस के बारे में बात करें यहाँ पे, तो अनाउंस किया गया था 2021 में। न्यू 3 वे स्ट्रेटेजी डिफेंस अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटी, एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ऑफ ऑल 3 कंट्रीज। इसका जो एम क्या है कि काउंटर चाइना ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन नॉट अ फॉर्मल मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14th क्वेश्चन आपका है यहाँ पर ब्लू लाइन से रिलेटेड है, ब्लू लाइन। ठीक है, तो इजराइल एंड लेबनान हैव नो ऑफिशियल बॉर्डर सेपरेटिंग देम एक्सेप्ट ब्लू लाइन।
इजराइल और लेबनान के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है ब्लू लाइन को छोड़ करके। इट वाज सेटअप बाय यूनाइटेड नेशन इन 2000 में इसको निर्धारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इट इज मेड ऑफ द ब्लू बैरल एंड रन फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द गोलान हाइट्स टू द ईस्ट। बेसिकली भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ बताना है कि यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कितने सही हैं। तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इजराइल और लेबनान के बीच में कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है एक्सेप्ट ब्लू लाइन, और यूनाइटेड नेशन को 2000 में किया गया था। रन बैलेंस रन फ्रॉम द मेडिटेरियन टू द गोलन हाइट्स टू द ईस्ट तक फैला हुआ है। 15वां क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली सितवे पोर्ट से रिलेटेड है। सितवे पोर्ट आर नॉट, इसमें 3 जो आपके स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोनों, इसमें पूछा गया करेक्ट कौन सा नहीं है। The Sittwe Port is a deep water port located at the estuary of the Kaladan River in Rakhine State, Myanmar में है। It will enhance trade and transit opportunity for India northeast और improve commerce between India और म्यांमार के बीच में जो आपका व्यापार है उसको काफी सुगम बनाता है। तो जो 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे पूछा करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब कि आपके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप सितवे पोर्ट का यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, इंडिया इज सिक्योर टाइप टू द ऑपरेट सेकंड ओवरसीज पोर्ट सितवे आफ्टर अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। ये डीप वाटर लोकेटेड है कालादान रिवर इन रखीना स्टेट म्यांमार में, और बेसिकली ट्रेड अपॉर्चुनिटी इंडिया और म्यांमार के बीच काफी यूजफुल है। ये है आपका पैंगोंग सो से रिलेटेड, पैंगोंग लेक से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट की पैंगोंग सो इज एन इंडो-रेमिक लेक सिचुएटेड इन सिक्किम में स्थित है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है कि इसका जो इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन एंड रामसर साइट्स का एक पार्ट है। तीसरा 2/3 ऑफ लेक जो है इंडिया में है और 1/3 आपका चाइना में है। तो बताना है कि जो पैंगोंग लेक है इस रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने करेक्ट हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये सिक्किम में स्थित नहीं है। सिक्किम में नहीं है तो कहाँ पे, लद्दाख में। सिक्किम में नहीं है तो ये लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में स्थित है, फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकेंड है कि ये क्या है कि ना तो नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस रिवर बेसिन और रामसर साइड है, दोनों का पार्ट नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट में रॉन्ग हो गया। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो इसका 2/3 पार्ट है वो चाइना में है। ठीक है, चाइना में स्थित है, और 1/3 पार्ट आपका इंडिया में स्थित है, इंडिया में। तो यहां से जो 3 स्टेटमेंट्स है तीनों के तीनों आपको क्या है, करेक्ट नहीं है। आंसर हो गया नन। आप देख सकते हो कि पैंगोंग से रिलेटेड ये इंडोरेमिक लेक स्थित है, बेसिकली ले डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसका 1/3 इंडिया में है, 2/3 चाइना में है, और इंडस रिवर बेसिन और रामसर साइड का पार्ट नहीं है। ठीक है, 70th आपका क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है रिलेटेड है। इंडिया यूएस कॉपरेशन माइलस्टोन ऑन डिफेंस आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे रक्षा मतलब भारत अमेरिका जो सहयोग मिल के पत्थर के मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी है वो पूछ रहा है कि करेक्ट को 3 स्टेटमेंट से करेक्ट कौन कौन से नहीं है, कितने हैं जो करेक्ट नहीं। तो यूएस डिजाइन डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर इन 2014 में अमेरिका ने भारत को एक प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में नामित किया था। सेकेंड स्टेटमेंट है कि 2+2 मीटिंग जो इंडिया यूएस के बीच में हुआ था 2020 में हुआ था, और द रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो हुआ था बना था 2024 में। तो आपके 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताने हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं आपके नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्टेटमेंट बात किया जाए यहाँ पे, तो इंडिया यूएसए ने इंडिया को आपका जो मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में 2014 में नामित न करके किया, कब किया था, 2016 में किया था। एक फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 2+2 जो 2 मीटिंग हुआ था 2020 में ना होकर के ये 2018 में हुआ था।
ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए जो रोड मैप था 2024 में नहीं बन करके ये 2023 में बना। तो इस हिसाब से जो तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं है, तो ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। बाकी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। ठीक है कि यूएस ने डिजिग्नेट किया था 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर के 2+2 मीटिंग हुआ था 2018 में हुआ था, और रोड मैप जो आपका 2023 में बना था। बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट आपका 18वां क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रिलेटेड है। यहाँ पर बताने के दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दोनों में से करेक्ट कौन सा है। तो INSTC जो बहुत 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एस्टेब्लिश इन 2000 थ्रू एन एग्रीमेंट साइंड इंडिया ईरान एंड रशिया के बीच में, जो इंडिया ईरान और रशिया के बीच में तीनों साइन करके तो समझौता किया गया था। और इसका एम क्या है, इट एम्स टू कनेक्ट इंडिया एंड विद रशिया एंड यूरोप थ्रू ईरान एंड सेंट्रल एशिया के थ्रू जोड़ना है। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है कि करेक्ट इन दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट कौन कौन सा है। तो दोनों आपके स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल आपको यहाँ पे देख सकते हो। 19th क्वेश्चन आपका ए रिलेटेड इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव से रिलेटेड है। आपको बताना है इसमें से जो तीन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं, तीनों में से कौन कौन से जो है करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। इट इज ए नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट दैट प्रमोट्स कोऑपरेशन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड रीजनल ऑर्डर। एक गैर संधि आधारित स्वैच्छिक व्यवस्था है जो एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग बढ़ावा देती है। सेकेंड, इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 17 एट द ईस्ट एशिया समिट इन बैंकॉक थाईलैंड। इसे भारत द्वारा 2017 में बैंकॉक थाईलैंड में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इट बिल्ड्स अपॉन इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजनल इनिशिएटिव 2013। तो ये 2013 में सभी की सुरक्षा के लिए पहल पे आधारित है। तो बताना इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो सेकेंड आपका करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि दो यहाँ पे जो आप 2017 देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा 2019। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 2013 की जगह पे क्या होगा 2015। ठीक है, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 3 हो जाएगा। बाकी आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बात करें यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के बारे में, तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि आपको करेक्ट कौन कौन सा है। A group of ministers in 2003 had recommended creation of CDS Chief of Defense Staff Post based on the सुब्रमण्यम कमेटी के जो रिपोर्ट था उस पर आधारित इन्होंने बोला था। CDS act as a principal military advisor to the Ministry of Defense के लिए all tri services matter but not military advisor to the nuclear command authority के लिए। मतलब ये CDS जो है सभी त्रिसेवा मामलों पर रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सैन्य सलाहकार रूप में कार्य करता है, लेकिन परमाणु कमान प्राधिकरण का सैन्य सलाहकार नहीं होता है। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का जो रिकमेंड किया था 2003 में ना होकर के 2001 में किया था 2001 में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जो CDS होते हैं तो क्या करते हैं, प्राइस सर्विसेज मैटर में जो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर के रूप में होते हैं, और एक क्या है मिलिट्री एडवाइजर के साथ साथ ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का भी अपना एडवाइस कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है तो दोनों में करेक्ट नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से देख सकते हो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड में बाकी अदर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस जो आपका टॉप 400 क्वेश्चंस हैं जो सिंगल PDF में है, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग पार्ट वाइज वीडियो में इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे।